नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। 12 जुलाई यूक्रेन के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ। 12 जुलाई से यूक्रेन को उम्मीद थी कि उसकी नेटो सदस्यता का रास्ता साफ होगा। लिथुआनिया में हुए नाटो महासम्मेलन से रूस पर बड़ा मानसिक दबाव बनेगा, लेकिन मामला दोनों मोर्चों पर उल्टा ही पड़ गया। लिथुआनिया की नेटो समिट में पहुंचे ज़ेलेंस्की को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्हें हर बार की तरह इस बार भी सदस्यता के आश्वासन से ही काम चलाना पड़ा। दूसरी तरफ रूस ने पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया। रूस ने नेटो को सीधी चुनौती दे दी है। देखिए रूस ने कैसा विनाशक हमला किया और नेटो पर हमले के लिए क्या विस्फोटक तैयारी की है। Слава Україні! НАТО дасть Україні безпеку. NATO countries were very practical. जुलाई का दिन दो ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह बना। पहला घटनाक्रम लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो के 31 देशों का यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन मिलना था, और दूसरा घटनाक्रम यूक्रेन के शहरों पर रूस का बारूदी विध्वंस। नेटो की यूक्रेन रणनीति, यूक्रेन को नेटो से आशा और रूस का यूक्रेन में विध्वंसक वार, इन तीन दृश्यों में बांटकर 12 जुलाई की जो तस्वीर बनती है वो देखिए। ये पहली तस्वीर है जब ज़ेलेंस्की विल्नियस पहुंचे। जोशीले अंदाज में उम्मीद से भरे ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत हुआ। ये आशा का दृश्य है। ये दूसरी तस्वीर है विल्नियस में नेटो देशों के प्रमुखों का फोटो ऑप सेशन, जिसके बाद नेटो देशों के नेता अपनी चर्चा में जुट गए और ज़ेलेंस्की मंच पर अकेले पड़ गए। ये तीसरी तस्वीर है रूस के अडिग अटल इरादों की, जिसने पूरे यूक्रेन पर बारूद बरसाकर यह सिद्ध कर दिया कि नेटो महाशक्ति का मुकाबला वो अकेला करने को तैयार है। डिप्लोमेसी और वॉर पॉलिसी के लिए अहम 12 जुलाई के इन तीन तस्वीरों के बहुत बड़े मायने हैं। विल्नियस की नेटो समिट शुरू होने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपना विरोध सार्वजनिक कर दिया था। यूक्रेन ने कहा था कि अगर समिट में सदस्यता देने पर विचार नहीं किया जाता तो वो विल्नियस नहीं जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गुट को चलाने वाले नेताओं ने ज़ेलेंस्की की नाराजगी भांप ली और डिप्लोमेटिक ढंग से मामले को शांत करा लिया। ज़ेलेंस्की ये उम्मीद लेकर पहुंचे थे कि इस बार यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कोई ठोस ऐलान किया जाएगा जिससे रूस पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन। We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process.
We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. लिथुआनिया में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जब नेटो सदस्यता और सुरक्षा की गारंटी का आश्वासन दिया जा रहा था, उसी वक्त यूक्रेन में रूस बारूदी विध्वंस मचा रहा था। रूस ने लिथुआनिया में चल रही नेटो समिट के दौरान यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों और सैकड़ों फौजी मोर्चों पर ताबड़तोड़ बारूदी बरसात की है। रूस के नेवल फ्लीट ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ब्लैक सी फ्लीट और बाल्टिक फ्लीट के वॉरशिप ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस की मिसाइल फोर्सेस के साथ साथ रूस के कामिकाज़े ड्रोन ब्रिगेड ने भी यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले करके यूक्रेन की कई सैन्य पोजीशंस को तबाह कर दिया। आर्टोमोव्स्क की यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन से गिराए बमों से कई धमाके हुए, कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए और बचे हुए यूक्रेनी जवानों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। खार्किव के प्याती खत के क्षेत्र में यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भी रूस ने बम ड्रॉप किए। ट्रेंच में छिपे यूक्रेन के कई जवानों की धमाकों से मौत हो गई। यूक्रेन के जवान रूस के ड्रोन हमले से बचने के लिए रूसी फौज के खाली ट्रेंच में कूद गए, लेकिन रूस ने इनमें बारूदी सुरंग बिछाई थी। विस्फोट में कई जवानों की मौत हो गई। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने यूक्रेन की एक टुकड़ी के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। वाहन तबाह होने के बाद टुकड़ी के बचे जवान जान बचाने के लिए एक ट्रेंच में छिप गए। कामिकाज़े ड्रोन से रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन और कैलिबर मिसाइलों से पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने डोनेस्क, खार्किव, पोल्टावा, ज़ेपोरिजिया, मिकोलेव, किर्वोहार्द, सुमी, खेरसोन, ओडेसा और कीव, खमेलनित्स्की सहित कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। लिथुआनिया में रूस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए जुटे नेटो का दांव काम नहीं आया, बल्कि रूस ने यूक्रेन पर पहले से बड़े और विनाशक वार करके नेटो को सीधी चुनौती दी है। बाल्टिक सी और ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें लॉन्च होने के बाद 12 जुलाई को कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देकर कीव में विध्वंस मचा दिया। राजधानी कीव की एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। इससे एक अपार्टमेंट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रूस के हमलों से कीव की कई इमारतों में आग लग गई। पूरी रात यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस राहत बचाव के काम में जुटी रही। रूस के हमलों से कीव में एक नागरिक की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। 12 जुलाई की रात यूक्रेन के कई शहर रूस के बारूद से थर्रा उठे। यह क्रेमलिन की व्हाइट हाउस को सीधी चेतावनी है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला। रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। नेटो देश रूस का अहित नहीं कर पाएंगे।
रूस की स्थिति और तस्वीरों से साफ है कि ज़ेलेंस्की लिथुआनिया से खाली हाथ लौटे और ऊपर से घर में पहले से बड़ा विनाश भी झेला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। केन्या में भड़का हिंसक विरोध प्रदर्शन, कई शहरों में दंगे हुए, 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। सरकार की टैक्स नीति का विरोध हो रहा है। केन्या सरकार ने लागू किए हैं नए टैक्स। केन्या में पहले से ही बहुत ज्यादा महंगाई है और अब जो नए टैक्स लागू किए गए सरकार की तरफ से, उनका विरोध सड़कों पर इस तरह हो रहा है। देखिए, ये तस्वीरें आप केन्या से देख रहे हैं। केन्या में किस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की नई टैक्स नीति के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। केन्या में पहले ही आम लोग महंगाई से दो चार हैं और ऐसे में सरकार की नई टैक्स नीति का विरोध सड़कों पर किया जा रहा है। एक बार फिर बात करते हैं रूस यूक्रेन की। एक तरफ पुतिन की ब्रिगेड यूक्रेन से जंग लड़ रही है, तो वहीं पर्दे के पीछे नेटो और उससे जुड़े देश रूस की घेरेबंदी में लगे हुए हैं। रूस के खिलाफ घातक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है और जानते हैं इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, जो लिथुआनिया के बाद अब फिनलैंड पहुंचे हैं ताकि नॉर्डिक के 5 देशों के साथ बैठक कर सके। बाल्टिक सी से आर्कटिक तक वाया बैरेंट सी पुतिन के दबदबे को कम कर सके। मगर बाइडेन अपने मकसद में कामयाब हों उससे पहले ही पुतिन ने 3 समंदर में बारूदी बवंडर लाने के लिए अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। जानते हैं क्यों? नॉर्डिक देशों को टारगेट करने के लिए। बड़े न्यूक्लियर अड्डे कोला पेनिनसुला और सबसे बड़े मिलिट्री बेस मरमंस्क पर टारगेट किया जा सके। आखिर कैसे, यह भी आपको बता दें। फिनलैंड के 2 शहरों में अमेरिका और नेटो के देश वेपन डिपो बना रहे हैं, जहां भारी तादाद में बम गोला बारूद को रखा जाएगा। पहला शहर है टोर्नियो और दूसरा शहर है केमिजार्वी। इन दोनों शहरों से रूस के मरमंस्क मिलिट्री बेस और कोला पेनिनसुला के एटमी सेंटर पर हमला करना बेहद आसान है। केमिजार्वी से रशियन बॉर्डर की दूरी तो 200 किलोमीटर से भी कम है। वैसे भी फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है, लिहाजा फिनलैंड से बाइडेन पुतिन पर चढ़ाई का रूस के न्यूक्लियर जखीरे को तबाह करने का ब्लूप्रिंट करीब करीब तैयार हो चुका है। वहीं स्वीडन भी जल्द ही नेटो का सदस्य बनने वाला है। ऐसे में बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक और तो और आर्कटिक रीजन में भी रूस के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया जा सकता है। आखिर कैसे, ये भी समझिए। आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। सिर्फ स्वीडन को छोड़ बाकी सारे देश नेटो के मेंबर बन चुके हैं और नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। लिहाजा इस रीजन में रूस का अकेले पड़ना तय है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर रूस थोड़ा एग्रेसिव है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक के इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बाइडेन के फिनलैंड पहुंचने से पहले ही रूस ने जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट से एटमी युद्ध की भी तैयारी कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अल्ताई टेरिटरी में यार्स मिसाइलों का बारूदी ट्रेलर। बैरेंट सी Tu-160M परमाणु बम वर्षकों की तैनाती। आर्कटिक रीजन में पोसाइडन से लैस एटमी सबमरीन तैनात।
दरअसल नेटो की बैठक के बाद से ही पुतिन का माथा ठनका हुआ है। रूसी डिफेंस पूरे एक्शन में है। वहीं पुतिन के करीबी और सिपहसालार भी लगातार नेटो देशों को एटमी युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, क्रेमलिन तक ने सेकेंड कोल्ड वॉर के आगाज तक की भविष्यवाणी कर दी है। मतलब ये कि नेटो समिट और नॉर्डिक देशों के साथ बाइडेन की बैठक रूस को कतई रास नहीं आ रही। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका को जवाब देने के लिए पुतिन 3 समंदर वाले वॉर जोन को एक साथ दहला सकते हैं। नॉर्डिक देशों पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर नॉर्डिक देशों के खात्मे के साथ ही विश्व युद्ध की चिंगारी फूट पड़ेगी, जिसकी चपेट में कई मुल्क आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त युद्ध की खबर आ रही है। युद्ध के मैदान से सनसनीखेज खबर, किस तरह से अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे हैं हथियार। जंग के मैदान से ये बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे हैं क्लस्टर बॉम्ब। पिछले हफ्ते क्लस्टर बॉम्ब देने का ऐलान हुआ था। क्लस्टर बॉम्ब देने पर रूस की विनाशक धमकी भी सामने आ चुकी है। तो वॉर जोन में अमेरिका के क्लस्टर बम पहुंच चुके हैं। जल्दी अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और लंबी दूरी तक मार करने वाले ATCMS मिसाइलें भी देने वाला है। यूक्रेन नेटो के हथियारों से विनाश का नया चैप्टर लिखने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। इसके बाद पुतिन जो करेंगे, मॉस्को ने इसकी मुनादी आज की है। पुतिन के वॉर प्लानर्स ने एक साथ जो ऐलान किया है वो एटमी तूफान आने का साफ संदेश है। यूक्रेन की ये तबाही, ये बर्बादी तो सिर्फ झांकी। विनाश का असली और सबसे बड़ा बवंडर अब आने वाला है। यूक्रेन को मिसाइलों और रॉकेट से पाटने के बाद अब पुतिन न्यूक्लियर सुनामी लाने जा रहे हैं। एटमी महाविनाश की वजह बनेगी विल्नियस में नेटो की बैठक। नेटो ने पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इसीलिए अब पुतिन एटमी सर्वनाश करने जा रहे हैं। अब एटमी वार्निंग का नहीं बल्कि एटमी विस्फोट का टाइम आ गया है। सवाल यह है कि आखिर नेटो समिट एटमी विध्वंस की वजह कैसे बनेगा? पुतिन महाविस्फोट क्यों करेंगे? अब इसकी सिलसिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की को नेटो की सदस्यता तो नहीं मिली, लेकिन कई देशों ने मिलिट्री मदद का ऐलान यूक्रेन को कर दिया है। इतना ही नहीं, नेटो ने यूक्रेन को सुरक्षा देने की घोषणा तक कर दी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि नेटो यूक्रेन को रूस से बचाएगा।
यही वो बात है जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। नेटो का यही ऐलान यूक्रेन के सर्वनाश का कारण बन सकता है। ब्रिटेन ने 650 करोड़ रुपए का डिफेंस पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी 6,350 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। नॉर्वे 2,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। ऑस्ट्रेलिया 30 बुशमास्टर इन्फेंट्री व्हीकल्स देगा। अमेरिका तो ज़ेलेंस्की सेना को विनाशक हथियारों के खेप देने जा रहा है। F-16 फाइटर जेट, क्लस्टर बम और अटैक MS मिसाइल। लंबी दूरी तक मार करने वाले यही वो अमेरिकी हथियार हैं जो वॉर जोन में पहुंचने वाले हैं। इन्हीं हथियारों से ज़ेलेंस्की रूसी जमीन को दहलाने वाले हैं। यही वजह है कि अमेरिका और नेटो से क्रेमलिन बहुत क्रोधित है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि यूक्रेनी फोर्स को अमेरिकन अटैक MS मिसाइलें कब मिलेंगी। लेकिन बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि ATACMS मिसाइलों की एक बड़ी खेप जल्द ही यूक्रेन भेजी जाएगी। अमेरिका और नाटो का ये वही कदम है जो पुतिन को एटमी विध्वंस के लिए लगातार उकसा रहा है। असल में F-16 और अटैक MS मिसाइलें मिलने से रूस के कई इलाके यूक्रेन की जद में आ जाएंगे। लंबी दूरी तक मार करने वाले इन हथियारों से यूक्रेन क्रीमिया के साथ साथ मॉस्को को भी तबाह करने की कोशिश करेगा। नेटो के खिलाफ रूस का गुस्सा इसीलिए है। पश्चिमी हथियारों से क्रीमिया या रूस की धरती पर हमले को पुतिन रेड लाइन घोषित कर चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी हथियारों से रूस पर अटैक हुआ तो पुतिन एटमी प्रलय लाने में जरा भी विलंब नहीं करेंगे। इस बात का ऐलान रूस की तरफ से नेटो के खिलाफ जारी बयान कर रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि नेटो की वजह से युद्ध एटमी रुख अख्तियार कर रहा है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि वक्त खत्म हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध करीब है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि अगर रूस पर F-16 से हमला हुआ तो परमाणु जलजला आ जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अब यूक्रेन का गेम ओवर होने वाला है। इधर नेटो की बैठक खत्म हुई और उधर रूस ने ऐलान कर दिया कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। एटमी महाविनाश बहुत नजदीक है। रूस बहुत पहले ही ऐलान कर चुका है कि जो देश यूक्रेन को F-16 देगा वो पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। रूस सबसे पहले उसी पर वार करेगा। चूंकि अमेरिका यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है तो अब पुतिन एटमी विध्वंस का बटन कभी भी दबा सकते हैं। उनके टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो भी होगा। पुतिन के विस्फोट के साथ ही दोनों तरफ से ऐसा एटमी तूफान आएगा जिसमें आधी दुनिया भस्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है स्नेक आइलैंड से। यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर रूस ने हमला कर दिया है। रूस ने स्नेक आइलैंड पर एक बार फिर बम गिराए हैं। 8 जुलाई को स्नेक आइलैंड पर गए थे ज़ेलेंस्की। स्नेक आइलैंड से रूस ने शुरू किया था युद्ध भी। जून में यूक्रेन ने आजाद कराया था स्नेक आइलैंड को और अब एक बार फिर यहां पर हमला किया गया है रूस द्वारा। यूक्रेन की जंग में वैगनर लड़ाकों के साथ कई मोर्चे फतह करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन इन दिनों खुद एक पहेली बन गए हैं। कभी क्रेमलिन में डायरेक्ट एंट्री वाले पुतिन के जिगरी दोस्त पर सस्पेंस का, हालांकि इसी साल फरवरी से मामला शुरू हुआ, लेकिन यह सस्पेंस गहराता है 24 जून से।
जब उन्होंने पुतिन के खिलाफ सीधी बगावत कर दी थी। इसके बाद समझौता होने का भी दावा हुआ, लेकिन तब से अब तक प्रिगोजिन को किसी ने नहीं देखा, जिससे किसी अनहोनी की आशंका को बल मिला। और अब इस आशंका की पुष्टि अलग अलग तरह से की जा रही है। क्या है पुष्टि के वो तरीके, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी यूक्रेन और डॉनबास रीजन में यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद जो वैगनर लड़ाके रूसी सेना के खिलाफ बगावत करने पर उतारू थे, वो लड़ाके अचानक शांति की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। और इस शांति पथ का प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें ताकतवर रूसी टैंक सेना को वापस लौटाया जा रहा है। ये एंटी टैंक माइन का भंडार जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में वैगनर्स के लिए जिंदगी की गारंटी बना, वो सुपुर्द कर दिया गया। यहां तक कि बंदूकें भी लौटा दी गईं। तो क्या वैगनर ग्रुप के लिए जंग का दौर खत्म हो चुका है? क्या वैगनर लड़ाकों से क्रेमलिन की डील पूरी हो गई है? क्या वैगनर ग्रुप अपनी डील अब बेलारूस से करेगा? या फिर क्या वैगनर ग्रुप ने पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया? सवाल विद्रोही तेवर दिखाने के बाद हुए समझौते पर नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात पर है। आखिर वैगनर ग्रुप हथियार क्यों वापस कर रहा है? क्या वजह सवालों का जवाब है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे छिपाया जा रहा है? वैगनर से जीत गए पुतिन, आखिर कहां है प्रिगोजिन? अहम सवाल यही है। 24 जून को बगावती तेवर दिखाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन लुकाशेंको के आग्रह पर समझौते के लिए मान गए। पुतिन से उन्होंने मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद वो अपने ग्रुप के साथ बेलारूस रवाना हो गए। लेकिन ना तो बेलारूस के कैंप में प्रिगोजिन पहुंचे, ना ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके। और फिर अमेरिका के दो दावों ने सस्पेंस गहरा दिया। पहला दावा है वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का, और दूसरा दावा है येवगेनी प्रिगोजिन को जेल भेजने का। और दावा करने वाले शख्स हैं अमेरिका के पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल रॉबर्ट अब्राम्स। और दावों को सही ठहरा रहा है रूसी प्राइवेट आर्मी का एक्शन। अब ऐसा हुआ क्यों, ये जानने से पहले दावा अच्छे से समझ लीजिए। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने या उन्हें जेल में डाल देने की आशंका बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा प्रिगोजिन और पुतिन के बीच बैठक का भी हुआ है। लेकिन सच ये है कि क्रेमलिन में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, वो सिर्फ एक नाटक था। यही वजह है कि प्रिगोजिन उस दिन के बाद से कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। इस दावे की पुष्टि कर रहा वैगनर ग्रुप का एक्शन, ये एक्शन है रूसी फोर्स से हासिल भारी सैन्य उपकरणों की वापसी। और आपको वापसी वाली संख्या ज्यादा हैरान करेगी। वैगनर ग्रुप ने 2000 सैन्य उपकरण रूसी सेना को सौंपे हैं। प्रिगोजिन के लड़ाकों ने T-90, T-80, T-72, B-3 जैसे टैंक लौटाए हैं। इनके अलावा ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी वापस कर दिए हैं। वहीं ओरेगन MLRS भी रूसी सेना के सुपुर्द कर दिए गए हैं। खबर यह भी है कि पंजशीर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी वैगनर्स ने लौटा दिया है। दावा यह भी है कि वैगनर ग्रुप ने जो गोला बारूद लौटाया है उसका वजन 2500 टन है। वहीं 20,000 से ज्यादा छोटे हथियार यानी बंदूक और हैंडी वेपन्स भी वापस कर दिए गए हैं। जारी किया गया वीडियो इसकी पुष्टि भी कर रहा है, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। हम वैगनर यूनिट से हथियार और सैन्य उपकरण वापस लेने का काम कर रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा उपकरण और हथियार वापस लिए जा चुके हैं, जिनमें T-90, T-80, T-72, B-3 टैंक, ग्रैड और ओरेगन MLRS।
पैंटर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम समेत सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और दूसरे हथियार शामिल हैं। तो क्या वाकई प्रिगोजिन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने वैगनर ग्रुप को तोड़ दिया है? क्या प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है या फिर उन्हें जेल भेजा जा चुका है? आखिर वैगनर ग्रुप ने क्यों लौटा दिए रूस के हथियार? क्या यह कोई समझौता है या फिर वैगनर ग्रुप पर कोई दबाव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैगनर ग्रुप को निहत्था करना कोई बगावत की सजा है? सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इन हालात में आशंका कई है। पहली आशंका यह कि क्रेमलिन ने वैगनर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। दूसरी आशंका है वैगनर ग्रुप आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। तीसरी आशंका यह कि वैगनर लड़ाकों को रूसी फोर्स में शामिल किया जा रहा है और अब रूसी फोर्स के अधीन बनी रणनीति के तहत वैगनर लड़ाके जंग लड़ेंगे। लेकिन सवाल अब भी प्रिगोजिन के गायब होने पर है। आखिर प्रिगोजिन कहां है? क्या 29 जून को पुतिन प्रिगोजिन की मुलाकात के बाद हालात बदल गए हैं? क्या प्रिगोजिन के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और वैगनर अब लीडरलेस है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की के लिए लगातार निराश करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना मिलने के सदमे को ज़ेलेंस्की झेल रहे थे, तभी उन्हें एक और बड़ा सदमा नेटो देशों ने ही दिया। जर्मनी और पोलैंड के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं, जिसका असर यह हुआ है कि यूक्रेन जिन टैंकों के सहारे जंग में उलटफेर करने की उम्मीदें पाले हुए था, वो खाक में मिलती नजर आ रही है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन में जमकर बारूद बरसा रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की को नेटो देशों से मिले भारी भरकम टैंक मुनाफे के झगड़े में बेकार साबित हो रहे हैं। नेटो देशों से मिले घातक टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल के दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस के विजय अभियान को रोक देने का जो ख्वाब देखा था, वो अब ध्वस्त होता जा रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले टैंक पूरी तरह से तबाह होते जा रहे हैं। पुतिन की सेना ने पिछले कुछ दिनों में ही यूक्रेन के टैंकों का कचूमर निकाल दिया है। रूसी सेना ने न सिर्फ टैंक बल्कि यूक्रेन के भारी आर्मर्ड व्हीकल्स को भी पिछले एक महीने के अंदर बड़ी तादाद में तबाह कर दिया। जून को यूक्रेन का काउंटर अटैक लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक एक महीने में ही यूक्रेन फोर्स के 1600 से ज्यादा टैंक, 1400 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। रूसी सेना ने पिछले एक महीने में यूक्रेनी फोर्स के जिन भारी टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह किया है, उनमें बड़ी तादाद में पश्चिमी देशों के नामी गिरामी हथियार शामिल हैं। इनमें जर्मनी के लेपर्ड टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक, अमेरिका के ब्रैडली और फ्रांस के आर्मर्ड व्हीकल AMX-10 RC की संख्या बहुत बड़ी है। यूक्रेन फोर्स के पास मौजूद ये वो पश्चिमी हथियार हैं जिन पर ज़ेलेंस्की को बहुत भरोसा था, लेकिन पुतिन की पलटन इन हथियारों को तेजी से नष्ट कर रही है। नेटो देशों के जरिए हथियारों के नाकामयाब होने से ज़ेलेंस्की पहले ही सदमा झेल रहे थे और अब नेटो की इस तरह की बेरुखी से ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह जर्मनी और पोलैंड के बीच टैंकों को लेकर डील के रद्द होने को बताया जा रहा है। जर्मनी ने पोलैंड में टैंक रिपेयर सेंटर को लेकर डील रद्द कर दी है। लेपर्ड 2 टैंकों की मरम्मत के लिए जर्मनी पोलैंड में सेंटर बनाने वाला था,
लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी रिपेयर सेंटर नहीं बना। रिपोर्ट के मुताबिक रिपेयर सेंटर पर आने वाले खर्च को देखकर जर्मनी ने कदम पीछे खींच लिया। जर्मनी के मुताबिक पोलैंड में बनने वाले रिपेयर सेंटर पर 10 गुना ज्यादा खर्च आ रहा था। टैंकों को लेकर जर्मनी और पोलैंड की डील कैंसिल होने से यूक्रेन को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नेटो समिट में यूक्रेन को मिली निराशा के बाद ज़ेलेंस्की के लिए इसे सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा जानकारों के मुताबिक युद्ध के मैदान में टैंकों में हल्के नुकसान होते रहते हैं। ऐसे में टैंकों को रिपेयर कर फिर से जंग के मैदान में उतारना पड़ता है। लेकिन यूक्रेन को मिले लेपर्ड और चैलेंजर जैसे विदेशी टैंकों के अलावा ब्रैडली और AMX-10 RC जैसे पश्चिमी आर्मर्ड व्हीकल्स मरम्मत न हो पाने की वजह से युद्ध के मैदान में बेकार साबित हो रहे हैं। इससे यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पर मंडरा रहे इस संकट से पुतिन तो खुश हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के खेमे में मायूसी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन फोर्स के पास नेटो देशों से मिले कई हथियार ऐसे भी हैं जो यूक्रेन के सहयोगी देशों के बीच आपसी मतभेद और रखरखाव की जटिल प्रक्रिया के चलते बेकार होते जा रहे हैं। जर्मनी के लेपर्ड टैंक पहले ही रूसी हथियारों के सामने कारगर नहीं रहे हैं। ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक भी रूस का बहुत नुकसान नहीं कर पाया। लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों के अलावा यूक्रेनी फोर्स को पश्चिम से मिले कई और हथियारों की सबसे ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत है। उनमें अमेरिकी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स, जर्मनी के सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर डेजर्ट हेबिट्स 2000, ब्रिटेन मेड M777 हॉवित्जर, फ्रांस का सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर सीजर भी शामिल है। यूक्रेन की इस समस्या को लेकर खुद यूक्रेनी फोर्स भी कई बार ये स्वीकार कर चुकी है कि रिपेयर की जरूरत वाले इन हथियारों के दम पर वो रूस की विध्वंसक एयर स्ट्राइक को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। दूसरी वजह यह भी है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी अब रूसी हमलों को रोक पाने में सक्षम नहीं दिख रहे। इसका फायदा पुतिन की सेना उठा रही है। वो यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों से ध्वस्त करती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को मदद देने के लिए नेटो देश बहुत बड़ा खर्च कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इसका असर लिथुआनिया की समिट में नजर आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ये माना जा रहा है कि अब नेटो देश यूक्रेन को मदद देने से कतरा रहे हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की का आक्रामक बर्ताव भी नेटो देशों को नाराज कर रहा है। देखिए ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बन गई कि नेटो अब मदद देने से हाथ खींच रहा है। युद्ध में किसी देश की मदद करना अनाज या राहत सामग्री देना जैसा नहीं होता, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के हथियार देने होते हैं। इसका मतलब है खजाने पर बोझ और अपनी सुरक्षा से समझौता। यूक्रेन को मदद देने के लिए नेटो देशों को यही समझौता करना पड़ रहा है। इसीलिए लिथुआनिया समिट में इसका दबाव भी नजर आया। ये है ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलस, जो लिथुआनिया में हुई नेटो समिट में शरीक हुए और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बेन वॉलस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि मिस्टर ज़ेलेंस्की, क्या संगठन ने अपना समर्थन दिखाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए? आप नेटो सदस्यता के लिए निश्चित समय सीमा मांग रहे हैं। यहाँ से आप सुरक्षा गारंटी और नए हथियार पैकेज लेकर लौटेंगे। हम ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न नहीं है कि आप ऑर्डर करें और हम डिलीवरी करते रहें।
कम से कम यूक्रेन को नेटो देशों का धन्यवाद तो करना चाहिए। वॉलेस ने ज़ेलेंस्की से ये बात कही क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नेटो समिट में ना बुलाए जाने और एक तय समय सीमा में सदस्यता की गारंटी ना दिए जाने पर बहुत नाराजगी जताई थी। वॉलेस के इस बयान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की दोनों से सवाल पूछा गया। I know President Zelensky has repeatedly expressed his gratitude to me and to the British people, and indeed other allies as well. He did it very movingly in Parliament when he was in the UK earlier this year. I believe that we were always grateful to the UK. We were always grateful to the Prime Minister, or to Prime Ministers and the Minister of Defence, because the people in the United Kingdom have always supported Ukraine. We're grateful for this. नेटो की मदद के बिना युद्ध में यूक्रेन एक हफ्ता भी नहीं टिक पाता, लेकिन इतनी मदद के बाद भी ज़ेलेंस्की की नाराजगी नेटो देशों के नेताओं को खटक रही है। नेटो समिट में ज़ेलेंस्की को भले ही सदस्यता की गारंटी ना मिली हो, लेकिन हथियारों के पैकेज की गारंटी जरूर मिली है। फ्रांस ने 250 किलोमीटर तक मार करने वाला लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन से 70 सैन्य वाहन मिलने वाले हैं, साथ ही गोला बारूद और चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं। 11 नेटो देश डेनमार्क में अगले महीने से यूक्रेनी फाइटर पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जर्मनी जल्द ही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की नई खेप देने वाला है। इसके साथ ही 40 मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल भी दिए जाएंगे। नॉर्वे ने 820 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान देने का ऐलान किया है। लिथुआनिया की समिट से यूक्रेन को नए हथियार पैकेज मिलने वाले हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की प्रेशर पॉलिटिक्स अब नेटो नेताओं को नाराज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे नेटो की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाएगी। जी हां, रूस की राजधानी में जो कुछ होने जा रहा है उससे अमेरिका और नेटो की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। पुतिन मॉस्को में मौजूद नेटो देशों के दूतावास के सामने एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी से नेटो का इंटरनेशनल इंसल्ट क्यों और कैसे होगा, इसके पीछे पुतिन का प्लान क्या है, आइए आप भी जान लीजिए। रूस की बारूदी बारिश में नेटो के हथियार तबाह होते जा रहे हैं। जर्मन लेपर्ड हो या अमेरिकी ब्रैडली, हर वॉर फ्रंट पर इनकी बर्बादी हो रही है। विध्वंसक युद्ध जारी है। इस बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रूसी फौज न सिर्फ नेटो के वेपन को जला रही है, बल्कि बर्बाद हथियारों को जब्त भी कर रही है। नेटो के तबाह हुए हथियारों को वॉर जोन से मॉस्को पहुंचाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर रूसी फौज ऐसा क्यों कर रही है? नेटो के हथियारों को रूस की राजधानी क्यों पहुंचाया जा रहा है? इन सवालों का आधिकारिक जवाब अब आया है। दरअसल तबाह हथियारों के जरिए पुतिन नेटो के जले पर नमक छिड़कने जा रहे हैं। मॉस्को में अमेरिका और नेटो की इज्जत का जनाजा निकलने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पुतिन जल्द ही नेटो के तबाह और जब्त किए गए हथियारों की प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। बर्बाद हथियारों का डिस्प्ले पश्चिमी देशों के दूतावास के सामने लगाया जाएगा। उन्हीं पश्चिमी देशों की एम्बेसी के सामने जो यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। पुतिन के इस प्लान का ऐलान रूसी संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन को हथियार देने वाले पश्चिमी देशों के दूतावासों के सामने जले हुए हथियारों की प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव है। ये बहुत ही दिलचस्प और मजेदार है। रूसी संसद के स्पीकर ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। यही वजह है कि युद्ध के मैदान से नेटो के जले हुए हथियार मॉस्को पहुंच रहे हैं।
सवाल यह है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? क्या इस कदम के जरिए पुतिन नेटो की ताकत को खोखला साबित करना चाहते हैं? फिलहाल तो यही लगता है। नेटो के बर्बाद हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर न सिर्फ पश्चिमी देशों को जलाने वाले हैं, बल्कि ऐसा करके रूसी हथियारों की सुप्रीमेसी भी साबित कर रहे हैं। इस कदम से यूक्रेन के साथ साथ नेटो के हौसले भी पस्त करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इन दिनों कुदरत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा रही है। कहीं बाढ़ की वजह से हालात काबू से बाहर हैं, तो कहीं सूरज ने धरती को ताप कर इंसानों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बात पूरब और एशिया की करें तो बाढ़ का कहर बरपा हुआ है, लेकिन साउथ यूरोप की बात करें तो इस साल पिछले साल के मुकाबले गर्मी ने ज्यादा तबाही मचाई है और ये तबाही आगे और भी विकराल हो सकती है। देखिए यूरोप के हालात पर यह रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें कुदरत के बदले अंदाज की हैं, एक दूसरे के ठीक विपरीत। पूर्वी देश और एशिया में इस समय बारिश की वजह से बाढ़ कहर बनकर जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों से उतरा पानी इंसानी जीवन को लीलने के लिए उतावला हो रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट दक्षिणी यूरोप के देश की जमीन सुलग रही है। सूरज इस कदर गर्मी बरपा रहा है कि इंसानों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। यहाँ हीट वेव लोगों के लिए रेड लाइन लेकर आई है। जो आप देख रहे हैं वही सच है। न सिर्फ साउथ यूरोप बल्कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका भी इस समय तपिश से मची तबाही का शिकार है और हालात जल्द नहीं बदले तो आने वाले दिनों में तापमान सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। यानी मौत का आंकड़ा ऐसे स्तर पर होगा जो तमाम सुविधाओं के बावजूद इतिहास में सबसे बड़ा होगा। आखिर कैसे यूरोप में जारी हीट वेव के आधार पर इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है, इसे भी समझ लीजिए। स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, क्रोएशिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में इस समय 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने की आशंका है। वहीं इटली का तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। यानी पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होने की आशंका है। और ये आशंका अगर सच होती है तो पिछले साल की तुलना में हालात और भी बदतर होंगे। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में यूरोपियन देशों में जान माल का नुकसान भी ज्यादा होगा। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इससे कम तापमान होने पर भी 61,672 लोगों की मौत दर्ज हुई थी, जिसमें इटली में सबसे ज्यादा 18,010 मौत दर्ज हुई थी। इसके बाद स्पेन में 11,324 और जर्मनी में 8,173 मौत का आंकड़ा रहा। इसलिए इस बार भी हालात बिगड़ने की पूरी आशंका है। इसलिए खास तौर पर इस बार इटली के रोम, बोलोग्ना और फ्लोरेंस समेत 10 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रोम में पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी गर्मी से यूरोप इस वक्त सुलग रहा है और राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।